वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन हब। चलिए आज मिलते हैं इंग्लिश लिटरेचर की एक ऐसी औरत से जो अपने समय से सदियों आगे थी। एक ऐसी औरत जिसने 5 बार शादी की और मर्दों की बनाई हुई दुनिया को खुले आम चुनौती दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जोफ्री चौसर के अमर किरदार द वाइफ ऑफ बैथ की। इन शब्दों के साथ ही जॉफ्री चौसर हमें मिलाते हैं इंग्लिश लिटरेचर के सबसे यादगार किरदारों में से एक से, द वाइफ ऑफ बाथ। वो कहती हैं, बेशक इस दुनिया में लिखी हुई किताबों का अथॉरिटी का बड़ा महत्व हो, लेकिन मेरे लिए मेरा अनुभव ही सब कुछ है, वही काफ़ी है। ये एक लाइन, बस ये एक लाइन उनके पूरे किरदार का सार है। आज हम उनके प्रोलॉग में यही समझेंगे कि कैसे उनका अनुभव उस दौर की लिखी हुई सच्चाइयों से टकराता है। तो इससे पहले कि हम उनके अनुभव की गहराइयों में उतरें, चलिए सबसे पहले इस कहानी के लेखक यानी जोफ्री चौसर और इसके इस दमदार किरदार वाइफ ऑफ बाथ से ठीक से मिल लेते हैं। तो जोफ्री चौसर, जिनको फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री भी कहा जाता है, उनकी सबसे मशहूर रचना है द कैंटरबरी टेल्स। अब ये है क्या? ये एक आईना है 14th सेंचुरी इंग्लैंड के समाज का। इसमें अलग अलग बैकग्राउंड के लोग एक नाइट से लेकर किसान तक कैंटरबरी की तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं और सफ़र काटने के लिए एक दूसरे को कहानियां सुनाते हैं। अब उन्हीं तीर्थयात्रियों की भीड़ में से एक आवाज़ सबसे अलग और सबसे बुलंद है। ये है एलिसन, जिसे हम द वाइफ ऑफ बाथ के नाम से जानते हैं। वो सिर्फ बाथ शहर की एक अमीर कपड़ा बनाने वाली औरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। जरा सोचकर देखिए, उस जमाने में एक औरत जिसने 12 साल की उम्र से लेकर 5 बार शादी की हो। वो खूब घूमी फिरी हैं, दुनिया देखी है उन्होंने। और उनकी पर्सनालिटी, वो बेहद निडर हैं, मुंहफट हैं और ऐसी हैं कि किसी भी मर्द से बहस में हार तो बिल्कुल नहीं मान सकती। देखिए, उनका प्रोलॉग किसी साधारण कहानी से शुरू नहीं होता। ये शुरू होता है एक बहुत ही क्रांतिकारी दावे से। एक ऐसा दावा जो उस समय के समाज की, जहां सिर्फ मर्दों की लिखी किताबों और उनके ज्ञान को ही अंतिम सच माना जाता था, नींव हिला देता था। यही है उनके पूरे प्रोलॉग का सार। एक तरफ है अथॉरिटी या ऑथोरिटी। ये वो ज्ञान है जो सदियों से किताबों, धर्म ग्रंथों और मेल स्कॉलर्स यानी पुरुष विद्वानों द्वारा लिखा जा रहा था। ये वो दुनिया थी जहां औरतों को क्या करना चाहिए ये मर्द लिखते थे। और दूसरी तरफ है एक्सपीरियंस, उनका खुद का जिया हुआ सच, उनका निजी ज्ञान, एक औरत होने के नाते उनका जीवन का अनुभव। वो साफ तौर पर कहती हैं कि वो इन लिखी हुई बातों से ज्यादा अपने अनुभव को, अपनी लिव्ड रियलिटी को महत्व देती हैं। और यही उनकी सबसे बड़ी चुनौती थी उस सिस्टम के लिए। तो अब सवाल ये उठता है कि वो अपनी 5 शादियों को सही कैसे ठहराती हैं। और यहाँ उनकी चतुराई देखिए। वो उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल करती हैं जिनको अथॉरिटी माना जाता है, यानी धर्म ग्रंथ। वो सीधे बाइबल से कोट करती हैं, ईश्वर ने हमें बढ़ने और वंश वृद्धि करने का आदेश दिया है। और आगे कहती हैं, इस साफ और सरल आदेश को तो मैं अच्छी तरह समझती हूँ। उनका तर्क बिल्कुल सीधा है। जब भगवान ने खुद मल्टीप्लाई करने को कहा, तो फिर सिर्फ एक शादी पर रुकने की बात आखिर आई कहाँ से? ये उनकी चतुराई है कि वो धर्म का ही इस्तेमाल अपने पक्ष में कर रही हैं। अपनी बात को और मजबूत करने के लिए वो राजा सोलोमन का उदाहरण देती हैं, जिनकी बुद्धि की मिसाल दी जाती थी। वो कहती हैं, जरा देखो महान और बुद्धिमान राजा सोलोमन को। मुझे तो लगता है उनकी एक से ज्यादा पत्नियां थीं। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये सुनकर बाकी तीर्थयात्रियों पर क्या असर पड़ा होगा कि अगर इतने बड़े ज्ञानी राजा के लिए ये गलत नहीं था, तो एक आम औरत के लिए कैसे हो सकता है? और वो यहाँ भी नहीं रुकती। इसके बाद वो इब्राहिम और जैकब जैसे पवित्र लोगों का जिक्र करती हैं, जिनके भी एक से ज्यादा पत्नियां थीं। अब वो सीधा सीधा सवाल करती हैं, एक ऐसी चुनौती जो उस समाज की डोगली सोच पर प्रहार करती है। जब इतने बड़े बड़े पवित्र पुरुषों ने कई शादियां की, तब तो उनके ऊपर कोई आपत्ति नहीं उठाता, और मेरे 5 पतियों पर इतना शोर क्यों? लेकिन वाइफ ऑफ बाथ का फलसफा सिर्फ शादियां करना नहीं है, बिल्कुल नहीं। उनके लिए शादी एक पावर गेम है, एक शतरंज की बाजी है, जिसमें उन्हें पूरा नियंत्रण, पूरी मास्टरी हासिल करनी है। वो अपने 5 पतियों को 2 हिस्सों में बांटती हैं, बिल्कुल एक शतरंज के खिलाड़ी की तरह। 3 अच्छे थे, लेकिन अच्छे इसलिए नहीं कि वो नेक थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अमीर थे, बूढ़े थे और आसानी से उनके वश में आ जाते थे। ये उनके लिए सुरक्षा और आज़ादी का टिकट थे, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी ज़मीन और दौलत एलिसन के नाम कर दी थी। बाकी के 2 बुरे थे। क्यों? क्योंकि वो जवान थे, उन पर कंट्रोल करना मुश्किल था और वो एलिसन को चुनौती देते थे। यहाँ उनकी सोच की असली क्रांति दिखती है। उस दौर में माना जाता था कि शादी में पत्नी का शरीर पति की संपत्ति है,
लेकिन वाइफ ऑफ बाथ सेंट पॉल की एक सीख को बिल्कुल उल्टा कर देती हैं और कहती हैं, मेरे जीवन काल में मेरे पति के शरीर पर मेरा अधिकार है, न कि उसका खुद का। ये उस दौर के लिए हैरान कर देने वाली एक विद्रोह भरी बात थी। वो शादी को एक बराबरी का सौदा नहीं, बल्कि एक ऐसी जंग मान रही थी जिसमें वो जीतना चाहती थी। उनकी कहानी का सबसे नाटकीय मोड़, इसका क्लाइमैक्स तब आता है जब उन्हें अपने पांचवें पति जैंकिन के रूप में उनकी असली टक्कर मिलती है। जैंकिन उनके बुरे पतियों में से एक था और उन दोनों के बीच शतरंज की नहीं बल्कि एक असली जंग हुई, कंट्रोल के लिए, पावर के लिए। जैंकिन, जो एक क्लर्क था यानी पढ़ा लिखा था, रोज रात को एक ऐसी किताब पढ़कर एलिसन को सुनाता था जिसका नाम था बुक ऑफ विकेड वाइव्स। ये किताब उस दौर की औरत विरोधी सोच का प्रतीक थी। इसमें इतिहास की उन तमाम औरतों की कहानियां थीं जिन्होंने मर्दों को धोखा दिया या बर्बाद किया। जरा सोचिए, वो रोज सुनती थीं ईव की कहानी जिसकी वजह से इंसानियत का पतन हुआ, डिलाइला की जिसने सैमसन को धोखा दिया, और क्लाइटेमेस्ट्रा की जिसने अपने ही पति की हत्या कर दी। ये कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं थीं, ये एलिसन पर एक सीधा हमला था। रोज रोज ये कहानियां सुनकर वो परेशान हो जाती हैं और जैंकिन से एक जोरदार सवाल पूछती हैं, ये बताओ कि शेर की तस्वीर किसने बनाई? इसका मतलब है कि अगर ये तस्वीर शेर ने खुद बनाई होती तो कहानी कुछ और ही होती। वो ये कहना चाहती हैं कि इतिहास और कहानियां हमेशा शक्तिशाली लोगों यानी उस दौर में मर्दों द्वारा लिखी जाती हैं, इसलिए उनमें हमेशा औरतों को ही बुरा दिखाया जाता है। उनका झगड़ा तब चरम पर पहुंचता है जब वो गुस्से में आकर जैंकिन की किताब से 3 पन्ने फाड़ देती हैं। ये एक खुली बगावत थी। इस पर जैंकिन उन्हें इतनी जोर से मारता है कि वो एक कान से बहरी हो जाती हैं। लेकिन यहाँ एलिसन अपनी सबसे बड़ी चाल चलती है। वो मरने का नाटक करती है, जैंकिन पर हत्या का आरोप लगाती है। घबराकर और पछतावे से भरा हुआ जैंकिन हार मान लेता है। वो न सिर्फ माफी मांगता है बल्कि घर, संपत्ति और अपनी जिंदगी का पूरा नियंत्रण एलिसन को सौंप देता है। और अंत में एलिसन की जीत तब पूरी होती है जब वो उससे वो किताब जलवा देती है जो उनके झगड़े और उस पूरी मर्द प्रधान सोच की जड़ थी। ये पूरी कहानी, उनका पूरा जीवन, उनकी सारी दलीलें, ये सब हमें उस एक सवाल का जवाब देती हैं जो उनकी कहानी का और उनके बाद आने वाली तालीम का केंद्र है, औरतें आखिर चाहती क्या हैं? और उनका जवाब एक शब्द में है, सॉवरेनिटी, यानी संप्रभुता, मतलब आत्मशासन की शक्ति, अपने जीवन और खासकर अपने रिश्तों पर पूरा अधिकार और नियंत्रण। ध्यान दीजिए, वो ये नहीं कहती कि औरतें पैसा, प्यार या सुंदरता चाहती हैं। वो कहती हैं कि औरतें सबसे बढ़कर मास्टरी चाहती हैं, प्रभुत्व चाहती हैं, अपने जीवन की मालिक खुद बनने का अधिकार। तो आखिर में हम वाइफ ऑफ बाथ को क्या कहें? क्या वो एक मिडिवल फेमिनिस्ट थीं जो अपने ज़माने से सदियों आगे थीं और औरतों के अधिकारों की एक ऐसी आवाज़ थी जो सदियों तक सुनी जानी थी? या फिर वो सिर्फ एक चालाक औरत थी जो हर मर्द को अपने वश में करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी, चाहे उसके लिए झूठ, धोखा या नाटक का सहारा ही क्यों ना लेना पड़े? शायद सच इन दोनों के बीच में कहीं है। चौसर ने एक ऐसा किरदार बनाया जो आज भी बहस को जन्म देता है। इस पर आप ज़रूर सोचिए। ऐसे और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।